नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आज मैं फिर से आप सबों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का जो विषय है, प्रेम विवाह होगी या नहीं होगी, युवा वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि युवा अवस्था में जब विवाह का समय नज़दीक आता है तो उनके सामने बहुत बड़ी उलझन आती है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेम विवाह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या प्रेम विवाह का योग है या नहीं है, शुभ रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज मैं बहुत ही बृहद चर्चा करेंगे और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा। विवाह से जुड़ी हुई प्रेम विवाह, लव मैरिज, व्यवस्था विवाह, अरेंज मैरिज से जुड़ी हुई सारे प्रश्नों का जवाब मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में दे सकूं आप लोगों को और आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। कई खंड में होगा, अलग अलग टॉपिक पे हम एक एक करके बिंदुवार ढंग से चर्चा करेंगे और आप उसको देखिए, समझिए और शायद आपके जीवन में वो बहुत निर्णायक होगा और आपके लिए लाभप्रद होगा। आप निर्णय आसानी से ले सकेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचता रहे जो आपके लिए, जीवन के लिए उपयोगी है। और आप मेरे सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको एक विशेष लाभ भी मिलता है कि अगर आप अपने कुंडली से रिलेटेड या अपने परिवारजनों में किसी बच्चे के बारे में या परिवार के किसी अन्य सदस्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में यूट्यूब पर ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस SMS कर दीजिए। साथ ही साथ प्रश्न लिखना नहीं भूलिए, क्या प्रश्न है। हम आपकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद हम आपको SMS के माध्यम से पूरी तरीके से फ्री सेवा है अपने सब्सक्राइबर के लिए, हम आपको आपके प्रश्नों का जवाब हम देंगे। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन पर आप कुंडली दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको फी पे करना पड़ेगा। धन्यवाद। हम अपने टॉपिक पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के युवा वर्ग में बहुत बड़ी दुविधा है। बहुत से ऐसे युवा हैं जो उनके जीवन में प्रेम है, लेकिन बहुत असहज स्थिति है। प्रेम विवाह होगी या नहीं होगी ये दुविधा है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोनों परिवार की सहमति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या शुभ रहेगा, क्या विवाह के बाद सब अच्छा होगा, मंगल होगा। इस तरह की जटिलताएं हैं और इससे जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्न हमसे आते हैं। तो मैंने सारे प्रश्नों को एक जगह करके मैं कोशिश किया हूं एक वीडियो के माध्यम से हम सारे प्रश्नों का जवाब दे सके। प्रेम विवाह का एक योग होता है कुंडली में। जिस बालक या बालिका के कुंडली में अगर यह योग है तो नेचुरली उनके विवाह प्रेम होंगे, प्रेम विवाह में परिणत होंगे, प्रेम विवाह संपन्न हो पाएंगे। जिनके कुंडली में यह योग नहीं है तो उनके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है प्रेम हो लेकिन वह विवाह में परिणत न हो सके। एक तीसरी स्थिति बनती है, कुंडली में प्रेम विवाह का योग तो है लेकिन विवाह आने में काफी विघ्न आ रही है, अलग अलग कारणों की वजह से, या कैरियर सेटल न हो पाने की वजह से, या दोनों परिवार की रजामंदी नहीं हो पाने की वजह से। कई बार तीसरा कारण भी होता है कि प्रेम भी बहुत है आपस में, लेकिन मतभेद इतना है, मतांतर इतना है, वैचारिक अंतर इतना है दोनों में, लड़का लड़की में, कि दोनों आगे बढ़ने में हिचकते हैं। उन्हें डर लगता है कि विवाह में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो है लेकिन इतनी मतांतर है, इतना कलेश है, इतना विवाद है कि वो परेशान हो जाते हैं कि करे तो क्या करे। ऐसी दुविधा होती है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं वो कौन सा योग होता है कुंडली में प्रेम विवाह का और उन्हें प्रेम विवाह में आगे बढ़ना चाहिए और करना चाहिए। हम कुछ एग्जाम्पल भी दिखाएंगे कुछ कुंडली के माध्यम से कि इस कुंडली में कैसे प्रेम विवाह का योग बना है। आप अगर देख सकते हैं
तो आप देखेंगे इसमें लग्न में शुक्र के साथ बुध की युति हो रखी है। बुध पंचम भाव का स्वामी है, लग्न का स्वामी शुक्र है, पंचम और लग्न का स्वामी युति करके लग्न में बैठे हुए हैं। यह प्रेम विवाह का शुभ और सकारात्मक योग बनता है। प्रेम विवाह होने की बहुत अच्छी संभावना इनके कुंडली में बनती है। साथ ही साथ केंद्र में लग्न में स्वगृही होकर शुक्र बैठा हुआ है, यह भी प्रेम विवाह में मददगार होंगे। यह योग भी शुभकारी होते हैं प्रेम विवाह के दृष्टिकोण से। दूसरा योग है प्रेम विवाह का, इस कुंडली में लग्न के स्वामी शुक्र सप्तम में बैठे हुए। जब लग्न के स्वामी जब सप्तम में बैठे हो या सप्तम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हो तब भी प्रेम का योग बनता है। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी लग्न के स्वामी अगर आपस में युति करके केंद्र में बैठे हो तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। लग्नेश, सप्तमेश और पंचमेश का युति भी प्रेम विवाह का योग का कारक बनता है। इस कुंडली में मंगल शनि के साथ युति कर रहे हैं। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, शनि पंचम भाव का स्वामी है। तो पंचम और सप्तम भाव का स्वामी होने की वजह से प्रेम विवाह का योग बनता है। लेकिन इसमें यह युति मंगल और शनि का है तो थोड़ा सा विवाद होगा, मतभेद होगा, रुकावटें आएंगी। दो अलग अलग भाषा क्षेत्र समुदाय से हो सकते हैं, इनके वजह से भी विवाद मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन लग्न में शुक्र बैठने से बहुत हद तक यह दोष दूर हो जाते हैं और विवाह के मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। ऐसे सैकड़ों कुंडली आते हैं जिनमें प्रेम विवाह का योग होता है, उनका प्रेम विवाह होता भी है। तो प्रेम विवाह जब आपके कुंडली में योग बनता है तो प्रेम विवाह में निश्चित तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। अगर व्यवस्था विवाह का योग है, अरेंज मैरिज का योग है, तो बलपूर्वक भी प्रेम विवाह करने से बचिए। और एक हम अपने सभी भाई बहनों एवं साथियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, आप प्रेम विवाह करिए, लव मैरिज करिए या व्यवस्था विवाह जिसको अरेंज मैरिज कहते हैं करिए, विवाह के बाद दोनों पति पत्नी ही बनते हैं। लड़का लड़की पति पत्नी ही बनते हैं। तो विवाह के बाद पति पत्नी बनते हैं तो जो गुण दोष है वो पति पत्नी का ही लगेगा। उनके कुंडली में जो योग है, जो युति है, वो पति पत्नी के रूप में लगना शुरू होगा। तो अगर आपके कुंडली में युति अच्छी नहीं है, योग अच्छी नहीं है, भावनात्मक रूप से जुड़ के या जिद में या हठ में अगर आप प्रेम विवाह करते हैं और फिर कहेंगे कि नहीं प्रेम विवाह हुआ था फिर परेशानी क्यों आई, तो ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह हुआ है तो उसमें परेशानी नहीं आएगी, ऐसा संभव नहीं है। विवाह के बाद लड़का और लड़की पति पत्नी बन जाते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, विवाह के बाद पति पत्नी बनते हैं। दोनों को पति पत्नी का गुण धर्म दोनों पे लागू होता है। जो कुंडली में जो दोष होंगे, जो योग होंगे, वो दोनों पति पत्नी को फेस करना पड़ेगा। और अगर कुंडली में दोष है और बलपूर्वक अगर ऐसा किया गया तो चाहे आप अरेंज मैरिज करिए या लव मैरिज करिए, वो जटिलताएं सामने उभर कर आएगी ही आएगी और वो परेशानी आप लोगों को मुश्किल में डाल सकता है, टेंशन में डाल सकता है, तनाव में डाल सकता है। इसलिए भावनात्मक ढंग से जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक है दाम्पत्य जीवन या गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ने का शुभारंभ जो विवाह से शुरू होता है। और ये इस पे काफी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई जटिलताएं, कोई परेशानी नहीं हो। सुख शांति से लड़का लड़की अपना दाम्पत्य जीवन जी सके और आप खुशहाल अपना जीवन को व्यतीत कर सके। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, प्रेम विवाह सफल होगी या नहीं होगी। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस SMS करते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रेम विवाह सफल होगी या नहीं होगी। तो कई बार देखने को मिलता है वो नेचुरल होता है, वो शुभ होता है, वो प्रेम विवाह सफल होगा और सुखमय होगा। लेकिन कुछ ऐसी कुंडली आती है जिसमें स्पष्ट तरीके से लगता है यह प्रेम विवाह शुभ नहीं है, सफल नहीं होगा, आगे चलकर तलाक भी हो सकता है, विवाद बढ़ सकता है, रोग भी लग सकता है, बच्चों में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है और पारिवारिक रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। ऐसे भी प्रेम विवाह या प्रेम योग की युति की कुंडली आती है। तो उनके लिए सलाह है कि अगर ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले जिन दोष के वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, अगर वो दोष दूर हो सकता है तो उन दोष को दूर करके ही प्रेम विवाह में आगे बढ़े। कुछ कुंडली ऐसी आती है जिसमें ऐसा दोष होता है जो दूर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप मैं बताऊंगा, कुछ ऐसी भी कुंडली आती है जिसमें प्रेम विवाह का योग तो है, लेकिन उनके कुंडली में मंगल दोष है, उनके कुंडली में पितृदोष है, उनके कुंडली में कालसर्प दोष है, उनके कुंडली में गण दोष है, उनके कुंडली में नाड़ी दोष है, उनके कुंडली में एक विवाह खंडित होने का भी योग है। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह करने की सलाह देना भी गलत होता है। और अगर भाई बहन समझ गए, मित्र समझ गए कि अगर ऐसी स्थिति है, जो भाई बहन प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर सब शुभ है, अनुकूल है, तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक चयन की प्रक्रिया है। प्रेम विवाह में लड़का लड़की एक दूसरे को पहले जानते हैं और अरेंज मैरिज में, व्यवस्था विवाह में माता पिता के सहयोग से लड़का लड़की का चयन होता है, उनके देख रेख निगरानी में। बस इतना अंतर है। विवाह के बाद दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ता है, तो जो गुण दोष है वो पति पत्नी का ही लगता है। तो निश्चित तौर पे अगर कॉम्प्लिकेशन है, चुनौती है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई ऐसा मेजर दोष है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर ये दोष बहुत ज़्यादा खतरनाक है, भविष्य बेहतर नहीं है, भविष्य में कई चुनौतियां हैं, कई जटिलताएं हैं, फिर आगे चलकर रिश्ते को भी संभाल पाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे विवाह से बचनी चाहिए। एक ऐसे कुंडली मिलान के साथ, एक ऐसे लड़की के साथ विवाह में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें कुंडली मिलान से बहुत सारे दोष भग्न हो जाते हो। लड़के के कुंडली में अगर ज़्यादा जटिलता और चुनौती है तो लड़की के कुंडली सौम्य हो, शुभ हो, दाम्पत्य जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए इनका ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। मंगल का काट अनिवार्य रूप से हो लड़का लड़की के कुंडली में, या मंगल लड़का है, मंगल दोष है लड़का के कुंडली में, तो लड़की के कुंडली में भी मंगल दोष हो तो वह स्वतः भग्न हो जाते हैं, या मंगल दोष का काट होता है। अगर लड़का के कुंडली में मंगल दोष है तो लड़की के कुंडली में लग्न, द्वादश, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो बहुत हद तक माना जाता है मंगल दोष भग्न हो जाते हैं। मंगल दोष वाले जातक का लड़का या लड़की है, उनके विवाह थोड़ा सा विलंब से होता है। जनरली ऐसा देखा गया है 28 वर्ष के उम्र, 26 से 28 वर्ष की उम्र के आसपास विवाह का योग बनता है सामान्यतः। कई बार उससे आगे भी हो जाता है समय, तो 28 से 32 के बीच में विवाह संपन्न होती है। तो कई सारे कारण होते हैं विवाह में विलंब के, केवल एक दोष नहीं होते हैं। तो अलग अलग दोष के कारणों से विवाह में थोड़ा सा विलंब होता है, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा कि अगर प्रेम विवाह का योग नहीं है तो जिद करके, हट करके विवाह की ओर आगे नहीं बढ़िए,
क्योंकि वो आपके लिए भी जटिलता पैदा करेगा, आपके परिवार के लिए भी जटिलता पैदा करेगा। इनका विशेष ध्यान रखिए। अगर योग है और योग अगर अशुभ है, जैसे सामान्यतः न्यूज़पेपर में या टेलीविजन चैनल में सुनते होइएगा प्रेम विवाह था, बाद में चलकर काफ़ी विवाद और तलाक, बहुत सारी जटिलताएं न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो जिद से बलपूर्वक, हठपूर्वक वो विवाह किया गया। नेचुरल विवाह का योग था नहीं वैसा, लेकिन बलपूर्वक करने की वजह से, बलि चेष्टा योग कहते हैं, वो विवाह संपन्न हुई तो उसका परिणाम नकारात्मक होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति से बचने का हर संभव प्रयास करिए। धन्यवाद। हम अब अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। प्रश्न है, प्रेम विवाह का योग तो है लेकिन विघ्न बहुत आ रही है। कई जगह जातीय असमानता की वजह से, कई जगह पारिवारिक मतभेद की वजह से, कई जगह फाइनेंशियल स्थिति की वजह से, कई जगह लड़का लड़की के आपसी वैचारिक मतभेद की वजह से, उनकी आपसी लड़ाई की वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या करना चाहिए, प्रेम विवाह में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा सलाह उन भाई बहन के लिए है जो ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिनके ऐसे प्रश्न आए हैं, उनके लिए है, सबसे पहले आप लड़का लड़की दोनों अपना कुंडली जांच करवाइए। देखिए जो विघ्न का कारण क्या है। सामान्यतः आप अपने व्यवहार के कारण या अपने आचरण के कारण या किसी अन्य कारणों, सामान्य कारणों की वजह से यह विवाद तो नहीं है, या नेचुरल विवाद तो नहीं है, नेचुरली ऐसा ही तो नहीं रहेगा कलेश और लड़ाई जीवन में, मतभेद। तो इन चीज की जानकारी जरूर ले लीजिए, और अगर इन चीज़ों की जानकारी अगर होगी तो आपके लिए निर्णय लेना आसान हो जाएगा। अगर नेचुरली इसी तरह का मतभेद, मतांतर और कलेश जीवन भर चलने वाला है, जीवन भर ऐसा ही रहने वाला है, तो विवाह में आगे नहीं बढ़िए। अगर कई बार क्या होता है, दशा खराब होती है 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, लड़का या लड़की किसी का समय खराब हो गया, बाह्य परिस्थिति कभी जटिल हो जाती है, तब भी व्यवहार, विचार और आचरण में बदलाव हो जाते हैं, स्वभाव में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलती है। अगर ऐसी स्थिति है तो थोड़ा सा ठहरिए, उन समस्या को, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने पर ध्यान दीजिए। वो प्रॉब्लम सोल्व करके देखिए पहले, जो जिन दोषों की वजह से, जिन कारण की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, वैसे कारण को आप पहले ठीक करिए। फिर उसके बाद इस निर्णय पे पहुंचिएगा कि क्या इस जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इस दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, आपस में विवाह के बंधनों में बंधना चाहिए या नहीं बंधना चाहिए। तो आप इस पर चर्चा करेंगे। अगर उस समय जो खराब समय है उसका इंतजार भी किए, उपाय भी किए, फिर भी आप लोगों के स्थिति में, स्वभाव में, लगाव में, प्रेम में उसी तरह से कड़वाहट है, कटुता है, नकारात्मकता है, तो आप निश्चित तौर पे आप बचेंगे ऐसे विवाह से। धन्यवाद। नमस्कार। हम अगले विषय पे, अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, अगले प्रश्न लेंगे जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, उस पे हम चर्चा आगे करेंगे। नमस्कार। अगला प्रश्न है, क्या विवाह के लिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज हो, कुंडली मिलान कराना जरूरी है क्या? कुंडली मिलान कराने से क्या फायदा होता है? सामान्यतः देखने को मिलता है कई जगह कुंडली मिलान करने के बावजूद भी काफी जटिलताएं आई, काफी परेशानी आई। ये कई सारे प्रश्न हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को एक साथ लेकर
हम उसका जवाब दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड। कुंडली मिलान खास करके अरेंज मैरिज में, व्यवस्था विवाह में कुंडली मिलान की बहुत महत्व है। लव मैरिज में भी यह बहुत कारगर होता है। यह एक विद्या है। यह विद्या आपको थोड़ा मदद करता है आपके निर्णय लेने में। आप जीवन के उस पक्षों के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, जान पाते हैं, जिसके बारे में आप नग्न आंखों से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने सूझबूझ से शायद उसके बारे में आप नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। तो ज्योतिष विद्या वहां आपकी मदद करता है। और ऐसे भी ज्योतिष विद्या को वेद का जो अंग है वो कहा गया है, और उसमें अंग में आंख का स्थान ज्योतिष को दिया गया है, जो देख सकता है, भविष्य को देख सकता है, एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है, मार्ग थोड़ा सरल कर सकता है, मार्ग थोड़ा आसान कर सकता है। तो ज्योतिष विद्या यही मदद करती है। जैसे लड़का या लड़की, सामान्यतः अरेंज मैरिज में दोनों परिवार, लड़का या लड़की अनजान होते हैं, दूर दूर तक कभी एक दूसरे को जानते नहीं होते। एक समय आता है विवाह का, आपस में वर पक्ष वधू को खोजते हैं, वधू पक्ष वर को खोजते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो शादी की बात होती है। जब आगे बढ़ते हैं तो हम रूप देख लेते हैं, पैसे भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, नाते रिश्तेदार भी देख लेते हैं, माता पिता की स्थिति भी हम जांच लेते हैं सामान्यतः। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे आप नहीं देख पाते, नहीं जांच पाते, नहीं समझ पाते। वहां ज्योतिष विद्या आपको थोड़ी मदद करती है। जैसे लड़का लड़की का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान का योग कैसा रहेगा, जिसे कोई माता पिता या कोई भी परिवार विवाह से पहले इस चीज के बारे में नहीं जान सकता। तो ज्योतिष थोड़ा सा यहाँ मदद कर देता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा रहेगा, आपस में वैचारिक मतभेद तो नहीं होंगे, प्रेम सदैव बना रहेगा या नहीं, माता पिता की क्या स्थिति रहेगी, भविष्य में क्या फाइनेंशियल स्थिति रहेगी। तो थोड़ा यहां मदद मिलता है भविष्य के बारे में थोड़ा जानने में। तो ये विद्या आपको आपके सूझबूझ और समझ से आगे थोड़ा बढ़ाकर आपकी मदद करता है। इसलिए जरूरी नहीं है, दुनिया में बड़ी संख्या में मैक्सिमम लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, ऐसी विद्या है जो आपको मदद कर सकता है, तो निश्चित तौर पे आप इस विद्या का लाभ जरूर उठाइए। और नहीं, अगर नहीं मानते हैं, कुंडली नहीं मिलाते हैं, कोई बात नहीं, आप विवाह के बंधन में बच सकते हैं। यह एक विद्या है जो आपको थोड़ा सा एडवांटेज देता है। सामान्य तरीके से आप जो जानते हैं, समझते हैं, उसमें वो थोड़ा मददगार साबित होता है। इसलिए अगर आपके पास ये विद्या है, आपको सही मार्गदर्शक हैं, तो आप निश्चित तौर पे ज्योतिष विद्या का मदद लीजिए और सलाह लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप बिना कुंडली मिलान के भी शादी के बंधनों में बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसी में अगला प्रश्न है, कुंडली मिलान में कितने गुण दोष होने चाहिए जिसमें शादी की मंजूरी होती है कि हाँ शादी किया जाना चाहिए। टोटल कुंडली मिलान में 36 गुण होते हैं। 36 गुण में से कम 18 गुण का मिलना बहुत जरूरी होता है, 50%, 50%। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कम से कम 25, 26, 28 गुण मिले। ये ज्यादा शुभ होता है, अनुकूल होता है, ताकि उसमें सामान्यतः देखे गए हैं जिसमें अच्छे गुण मिलते हैं उसमें नाड़ी दोष, गण दोष जैसी जो महत्वपूर्ण मिलान है वो ठीक होते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि कुंडली मिलान भी थी, गुण भी अच्छे मिल रहे थे, फिर भी कॉम्प्लिकेशन और जटिलताएं बहुत ज्यादा आई, तलाक तक भी हो गई। कई ऐसे प्रश्न भी आए हैं। हाँ, ऐसा होता है और ऐसा होगा भी आगे, क्योंकि सामान्यतः
गलती क्या करते हैं, गलती कहाँ हो जाती है कि केवल कुंडली मिलान के गुण ही देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें रिश्ते में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मिलान के अलावा भी लड़का लड़की के इंडिविजुअल कुंडली देखा जाना चाहिए। उनमें बहुत सारी स्थिति होती है, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, विचार, स्वभाव, उम्र, रोग, बहुत ऐसी चीज होती है जो संपूर्ण कुंडली के अध्ययन करने के बाद समझ में आती है। तो केवल गुण मिलान के आधार पर शादी का निर्णय या डिसीजन न करें। कुंडली की संपूर्ण विश्लेषण करवाएं। जो भी योग जानकार आपके संपर्क में हैं या जानने वाले हैं एस्ट्रोलॉजर, उनसे संपूर्ण कुंडली का लड़का लड़की का विश्लेषण करवाएं। फिर कुंडली के मिलान को देखें। अगर सब कुछ बेहतर समझ में आता है तब आप ये डिसाइड करें कि हमें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। सामान्यतः संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण दोनों पक्षों का होता है, फिर कुंडली मिलान के गुण देखे जाते हैं, तब बहुत न के बराबर संभावनाएं होती है कि आगे चलकर कोई परेशानी या जटिलताएं। लेकिन अपवाद हर नियम का होता है। कई बार डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होता है, कई बार टाइमिंग में मिस्टेक होता है, कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो गणना से परे हो जाती है। तो 1-2% ऐसे केसेस देखने को मिलता है कि वहां पे थोड़ी बहुत जटिलताएं आई है। सामान्यतः नहीं आती। सामान्यतः इसका बेनिफिट जरूर मिलता है, इसका लाभ जरूर मिलता है। तो निश्चित तौर पे अगर आपके पास ये विद्या है और अच्छे जानकार हैं जो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन दे, सही डायरेक्शन में आपको गाइड करे, मार्गदर्शन करे, तो निश्चित तौर पे आप इस विद्या का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। और आप भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि यह विद्या हमें प्राचीन काल में अपने पूर्वजों से मिला है और यह विद्या हमें सबसे आगे, सबसे दूरदर्शी सोचने का और देखने का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर इसको, ज्योतिष को हम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के दृष्टिकोण से देखते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत फायदेमंद है। तो निश्चित तौर पे इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, कोई विवाह हो ही नहीं रहा है, न ही लव मैरिज हो रहा है, न ही अरेंज मैरिज हो रहा है, ये प्रश्न आए हैं, क्या करें? वो लव मैरिज या अरेंज मैरिज वो बाद में सोचेंगे। कह रहे हैं कि काफी समय बीत गया है और 30-32 साल उम्र हो गई है, शादी करना चाहते हैं, 1-2 वर्ष से रिश्ते भी देख रहे हैं, लेकिन शादी कोई फाइनल नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्या करें ऐसा कि हम इन समस्याओं से पार पा सके और जल्दी से जल्दी विवाह के बंधनों में बंध सके? यह प्रश्न है मेरे किसी भाई बंधु का और ये भी विवाह से रिलेटेड है। और तो मैंने इस प्रश्नों का भी जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। ये सबको काम आएगा, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। कई बार ऐसी स्थिति होती है आपके कुंडली में, जब आपके विवाह के घर सप्तम, प्रेम के घर पंचम में विवाह कारक ग्रह शुक्र, बृहस्पति अगर क्रूर ग्रह से, पाप ग्रह से पीड़ित हो, राहु, केतु, शनि की युति हो, शनि की दृष्टि हो, मंगल की युति हो, मंगल की दृष्टि हो, सप्तम घर पे, पंचम घर पे या सप्तम घर में वो खुद विराजमान हो, पंचम घर में हो, मंगल दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो कुंडली में, तो सामान्यतः विवाह में काफी विघ्न आते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि शादी में रोका हो गया है, शादी होने वाली है, शादी से कुछ दिन पहले रिश्ते टूट जाते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, 1-2 बार रिश्ते जुड़ के टूट जाते हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न इन दोषों की वजह से होती है। तो सबसे पहले अगर आप उचित समय है, आपके विवाह के लिए अनुकूल समय है, आपके उम्र हो चुके हैं, आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है,
आप धनार्जन करना भी शुरू कर चुके हैं, माता पिता की रजामंदी और सहमति भी हो चुकी है और हम विवाह की दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं, फिर भी कोई बातचीत नहीं बन पा रही है, तो निश्चित तौर पर एक बार एक ज्योतिष दृष्टिकोण से इस पर दृष्टि डालिए, अपने कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से कराइए, जानकार से। क्या आपकी कुंडली में कोई ऐसी मेजर दोष तो नहीं है जिसकी चर्चा मैंने अभी की है? अगर ऐसा है तो उनके लिए जो जरूरी उपाय हैं उन उपायों को फॉलो करिए ताकि जल्दी से जल्दी आप इन विघ्नों को दूर कर सके और आप विवाह के बंधन में बंध सके। अब और ज़्यादा विलंब न हो, ज़्यादा इंतजार न करना पड़े। आपके प्रश्न काफ़ी व्यवहारिक थे, इसलिए मैंने काफ़ी गंभीरता से लिया और इस प्रश्न पे चर्चा मैंने शुरू किया। हम कुछ कॉमन उपाय बता देते हैं। कई लोग का अगला प्रश्न होता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है और मैं हाथ दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं, पामिस्ट, एक्सपर्ट पामिस्ट की मिलते नहीं आसानी से, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? और हमें समस्या तो है, तो एक प्रश्न कुंडली बनती है एक समस्या के अकॉर्डिंग। जैसे आपकी समस्या है विवाह होने में विघ्न आ रही है, विवाह हो नहीं पा रही है, सब कुछ अनुकूल है, फिर भी कोई रिश्ते फाइनल नहीं हो पा रहे, या लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, लड़की के लिए रिश्ते देखे जा रहे हो या लड़का के लिए रिश्ते देखे जा रहे हो, ये दोनों पर लागू होता है। तो हम कुछ कॉमन उपाय बताते हैं जो कोई भी दोष होगा, कोई भी स्थिति होगा तो उसमें यह जरूर काम करेगा। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा लेकिन निश्चित तौर पर यह भी उतना ही काम करेगा जितना आपको रेमेडीज एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करेगा। तो कुछ कॉमन उपाय हैं हमारे वरिष्ठ सदस्य परिवार के, हमारे माता पिता, गुरु, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो कुछ सलाह देते रहते हैं। उनका भी सलाह संयोग बस समझिए या स्वाभाविक समझिए या उनको जानकार समझिए या जीवन का अनुभव समझिए। जो रेमेडी सजेस्ट करते हैं ना, वो ज्योतिष दृष्टिकोण से होता है, वो ज्योतिष उपाय में शामिल है ऑलरेडी। और जो सलाह देते हैं जनरली देखते हुएगा, घर के बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, शादी नहीं हो रही है, उनको दाएं हाथ में पीले वस्त्र में हल्दी का टुक बांध देते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करवाते हैं, 16 सोमवारी का व्रत करवाते हैं। तो सामान्यतः इन उपायों को हर कोई आसानी से कर सकता है, चाहे आप लंदन में हो या अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, इन उपायों को कर सकते हैं। और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में जो लॉजिकल है, जो साइंटिफिक है, उन्हीं उपायों को केवल सजेस्ट किया जाता है। तो मंत्र चिकित्सा है, दान है जिससे मानव कल्याण करते हैं, रत्न चिकित्सा है जिसे स्पर्श चिकित्सा कहते हैं। इन माध्यम से ज्योतिष में के दृष्टिकोण से जो दोष होता है उनकी शांति की जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं, शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें साथ में साथ। अगर कालसर्प दोष की वजह से या ग्रहण दोष की वजह से विघ्न आ रही होगी तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के जाप बहुत यहाँ कारगर साबित होंगे। बृहस्पति अनुकूल स्थिति में नहीं है, अशुभ स्थिति में है, तो बृहस्पतिवार के व्रत करने से यह शुभता की प्राप्ति होगी आपको और विघ्न दूर होंगे, जल्दी से जल्दी विवाह का मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। शुक्र कमजोर होंगे तो वैभव लक्ष्मी का पाठ आप करेंगे तो आपको यहाँ फायदा मिलेगा। अगर आपके फेवर में कुंडली के अकॉर्डिंग रत्न हैं पुखराज मोती, तो पुखराज मोती रत्न जरूर धारण करिए, ये विवाह में मददगार होते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा की अनुकूलता दाम्पत्य जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये दोनों रत्न आप धारण कर सकते हैं। इनके विकल्प के तौर पे आप पुखराज और मोती के विकल्प के तौर पे आप हल्दी के टुक और खिरनी का जर चंद्रमा के लिए धारण कर सकते हैं। अगर आपके फेवर में आपके कुंडली में जैसे तुला लग्न है, मिथुन लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है,
कन्या लग्न है, वृष लग्न है, तो आपके फेवर में लग्न या राशि है तो आपके फेवर में डायमंड, पन्ना और नीलम रत्न होंगे। तो आप डायमंड धारण करिए। डायमंड नहीं धारण कर सकते, बहुत कॉस्टली होता है, सभी व्यक्ति नहीं धारण कर सकते। जो सक्षम है तो डायमंड ही धारण करें। जो नहीं धारण कर सकते डायमंड, उनके लिए है ओपल। जो ओपल भी नहीं धारण कर सकते हैं तो उनके लिए मेजोनाइट। अगर वो मेजोनाइट भी नहीं परचेज कर सकते तो गूलर का पेड़ का जड़ ये निःशुल्क मिल जाएगा, आसानी से ढूंढ भी ले सकते हैं आप। तो आप गूलर के पेड़ जड़ धारण कर सकते हैं। विधारा के जड़ पन्ना के विकल्प के तौर पे संभव है, सक्षम है तो पन्ना धारण करिए। हर रेंज का आता है पन्ना। और उसके विकल्प के तौर पे आप विधारा के जड़ भी धारण करके आप लाभ प्राप्त कर सकती हैं या कर सकते हैं। लड़का है तो, लड़की हैं तो कर सकती हैं इन रत्नों को या इन जड़ी को धारण करके। व्रत, आप लड़का हैं तो मंगलवार का व्रत अनिवार्य रूप से करिए और हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करिए। अगर मंगल दोष की वजह से ऐसी कोई स्थिति होती है, जो दोष बन रहा हो, जिससे शादी संपन्न नहीं हो पा रही हो, तो निश्चित तौर पर ये दोष दूर होंगे। तो इन उपायों को करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत परामर्श करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत चिंता करने की भी जरूरत नहीं। बहुत आसानी से हर व्यक्ति अपने घर में, सामान्यतः घर के माता पिता और बुजुर्ग जो हैं वो ये जानते ही हैं और ये उपाय सजेस्ट करते हैं। तो आप इन उपायों को कर कर आप अपने जीवन के दोष को, जो दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने में जो दोष लग रहा है, जो विघ्न आ रही है, वो विघ्न और दोष को आप दूर करके आप दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। इन उपायों का बेनिफिट न केवल विवाह में आने वाली रुकावटें तक नहीं है सीमित। अगर इन उपायों को करते हैं तो यह विवाह के बाद भी जो जीवन है उसमें भी ये लाभदायक होता है। संतान प्राप्ति में भी लाभदायक होता है। ये उपाय वहां भी कारगर साबित होंगे। आपसी संबंध, प्रेम और मधुरता दोनों के बीच में बना रहे, इसके लिए भी ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन उपायों को करने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। ये ईश्वर का नाम लेना है, पूजा प्रार्थना करनी है, मंत्रों का जाप करना है। रत्न धारण कर सकते हैं तो रत्न धारण करिए। जो रत्न धारण नहीं कर सकते, बहुत वैसे भाई बंधु थे जो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं थे। उनके प्रश्न थे कि क्या मैं आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं हूं तो क्या ज्योतिष विद्या का लाभ नहीं ले सकते? नहीं, जरूर ले सकते हैं। आप ज्योतिष विद्या का लाभ जरूर ले सकते हैं। विद्याएं के लिए मूल्य अदा करना जरूरी नहीं है। बहुत ऐसी हमारे वेद पुराण में बहुत ऐसे ज्ञान हैं जो हमारे लिए बहुत व्यवहारिक है। तो इसीलिए मैंने रत्न के विकल्प के तौर पे, जो मध्यकाल से पहले जब रत्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम नहीं था, बहुत मुश्किल और दुर्लभ स्थिति थी, गरीबी भी बहुत थी, तो उस समय रत्न लोग धारण नहीं करते थे, वो पेड़ का जड़ ही धारण करते थे। ये जानकारी मैं 12 वीडियो 12 लग्नों पे मैं बनाया हूँ, 12 लग्न और राशि पे, कि आप अगर आपका जो भी लग्न है उस लग्न को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अगर आर्थिक कारणों की वजह से लग्न रत्न धारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेड़ का जड़ धारण करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरी कोशिश भी है, और अगर किसी भाई बंधु को मेरी हेल्प और मदद चाहिए तो मैं YouTube चैनल की मेरी प्राथमिकता ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क मैं सेवा दे सकूं, परामर्श दे सकूं, इस विद्या को सबके लिए उपयोगी बना सकूं, और इसके लिए ज़रूरी है विद्या आसानी से उपलब्ध हो। तो यह मेरा मिशन है, यह मेरा कोशिश है, इसमें आपका सहयोग और साथ चाहिए होगा। अगला प्रश्न है, क्या विवाह के बाद भाग्योदय होता है? क्या भाग्योदय होगा और किनका भाग्योदय होगा? किनके कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जिनकी वजह से विवाह के बाद भाग्योदय होती है? सामान्यतः समाज में ऐसा कहा जाता है और ऐसा प्रश्न है, क्या यह सही है, व्यवहारिक है या नहीं है? हम इन विषय पे चर्चा करेंगे। हाँ, ऐसा होता है, विवाह के बाद भाग्योदय होता है। उन्नति भी होती है, अवनति भी होती है। अर्थात
भाग्य में वृद्धि होती है। कई बार सामान्यतः देखा जाता है कि विवाह के बाद सब अस्त व्यस्त भी हो जाता है, कलेश हो जाता है, तलाक हो जाती है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, रोग में पैसे बर्बाद हो जाते हैं, विवाद घर में बढ़ जाती है, कलेश बढ़ जाता है, ऐसा स्थिति भी होता है। तो यह स्पष्ट है कि विवाह के बाद भाग्योदय भी होती है और विवाह के बाद कई बार सुख शांति छिन भी जाती है, कलेश अशांति भी बढ़ जाती है। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, कैसी स्थिति में होता है, कैसे कोई व्यक्ति ये जाने ये विवाह के बाद शुभ स्थिति होगा या अशुभ स्थिति होगा? ये बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन ये भी मुझे लगा जो विवाह से जुड़ी हुई है, प्रेम विवाह या व्यवस्था विवाह, अरेंज मैरिज, किसी भी विवाह में जाएं तो यह प्रश्न दोनों जगह के लिए है और यह क्वेश्चन स्वाभाविक है। जब किसी जातक के कुंडली में, लड़का या लड़की के कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो, शुक्र केंद्र में हो, शुक्र शुभ ग्रह के साथ युति कर रहा हो, पंचम पे, सप्तम भाव पे क्रूर और पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो, वहां वो विराजमान नहीं हो, तो सामान्यतः विवाह के बाद देखा जाता है लड़का या लड़की जिसके भी कुंडली में हो या दोनों के कुंडली में अगर ऐसी शुभ स्थिति होती है तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है और कई बार तो काफी सकारात्मक होता है, काफी बेहतरीन हो जाता है। कई बार विवाह के बाद देखा गया है दोनों जो दंपति हैं अच्छा प्रमोशन मिलता है, अच्छी नौकरी लग जाती है, बड़ा बिजनेस शुरू हो जाता है, बड़ा कारोबार शुरू हो जाता है, आर्थिक तरक्की प्रगति बढ़ जाती है, घर में खुशहाली आ जाती है, संतान का आगमन होता है, मकान, वाहन, ये सारे सुख मिलने लगते हैं कुछ वर्षों में। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है, अगर आप लड़का पक्ष है, एक एग्जाम्पल समझिए, आप लड़का है, आपकी जो कुंडली है वो आपकी वर्तमान स्थिति है, जो आगे आपके कुंडली में है वो आगे आपको मिलेगा ही। एक लड़की आपके जीवन में आती है, वो आपकी अर्धांगिनी बनती है, जीवन संगनी बनती है, उनके अपने सौभाग्य होते हैं, उनके अपने भाग्य होते हैं, वो भाग्य आपके साथ जुड़ जाते हैं। उनके भाग्य में बहुत धन दौलत है, बहुत सुख समृद्धि है, सौभाग्य है, तो निश्चित तौर पे ये सुख समृद्धि सौभाग्य आपको भी मिलेगा। लड़की का भी तरक्की प्रगति होगा, समृद्धि सौभाग्य होगा और आपका भी होगा। तो ऐसा होता है। कई बार क्या होती है कि दोनों की कुंडली अच्छी नहीं होती, खराब होती है, जटिलताएं होती है, परेशानी होती है, बलपूर्वक या किसी भी तरीके से इन चीजों को गहराई से विचार नहीं किया गया हो, कुंडली नहीं देखा गया हो, कुंडली की मिलान नहीं हुई हो, और विवाह संपन्न हो गया हो, तो सामान्यतः इस तरह का दोष देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफी दिक्कत और परेशानी आती है, जटिलताएं आती है। उनको कई बार जॉब छूट जाता है, बिजनेस में घाटा होता है, नुकसान होता है, तरक्की प्रगति अवरोधित होती है, क्योंकि नेचुरल स्वाभाविक मिलन नहीं है और शुभ मिलन नहीं है। और केवल इसके लिए जिम्मेवार सामान्यतः समाज में देखा जाता है कि स्त्री को ही दे दिया जाता है, जो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी घटनाएं भी होती है परिवार में या समाज में, तो इसके लिए भी गलत तरीके से देखा जाता है कि कहा जाता है नहीं, विवाह के बाद ऐसा नहीं होता। आपके अपने भी भाग्य है, आपकी अपनी भी किस्मत है, आपके अपने भी सौभाग्य है। सामान्यतः अगर आपके जीवन में जीवन संगनी आई है तो वो शुक्र है, उनका अच्छे से स्वागत करिए, वेलकम करिए। वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं। शुक्र के अधिपति ग्रह, जो शुक्र के अधिपति देवता हैं, वो माँ लक्ष्मी ही हैं। और अगर आप लड़का हैं तो आपकी पत्नी शुक्र है, अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए पति शुक्र है। और शुक्र के अधिपति जो देवी देवता हैं माँ लक्ष्मी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हैं पति पत्नी का एक दूसरे का आदर करना,
सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। तो ये एक बहुत पवित्र रिश्ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते हैं जीवन के लिए। और इसमें एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना कभी न छोड़े, क्योंकि यह आप सब लोगों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और मंगल के कारक होते हैं। कई बार बृहस्पति कमजोर होते हैं कुंडली में, सप्तमेश कमजोर स्थिति में होते हैं, तब भी सामान्यतः कई बार इस तरह की जटिलताएं देखने को मिलती है। अगर कहीं भी इस तरह की जटिलताएं देखने को मिले तो सर्वप्रथम आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना और बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा प्रार्थना नियमित तौर पे शुरू कर दीजिए। आपके कुंडली में, आपके जीवन में कितनी भी जटिलता क्यों न हो, कितनी भी उलझन क्यों न हो, कितनी भी अवरोध क्यों न हो, कितनी भी तंगी क्यों न हो, कितनी भी परेशानी क्यों न हो, निश्चित तौर पे अगर आप केवल इन 2 उपायों को कर लेंगे, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना करना और बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा प्रार्थना करना, यह दाम्पत्य जीवन में शांति, स्थिरता और अस्थायित्व प्रदान करने में शुक्र, बृहस्पति, देव, चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर आप इन 2 उपायों को करेंगे तो कोई विघ्न बाधा भी आ रहा हो, कोई अवरोध भी आ रहा हो, कोई संघर्ष भी आ रहा हो, कोई चुनौती भी आ रहा हो, तो बहुत आसानी से आप इसे पार पा लेंगे। मिलजुल कर आगे बढ़ के जीवन में आगे बढ़ेंगे और खुशीपूर्वक सुख शांति से अपने जीवन को जी लेंगे। और जीवन में सदैव यह ध्यान रखिए, किसी भी समस्या के लिए दोषारोपण से बचिए। सच्चाई यही है, अपनी कर्मा है, अपना कर्मा का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। तो जीवन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है या आगे भी मिलेगा, आपका कर्मा ही है और आपका भाग्य भी कर्मफल ही है। कई जन्मों का भाग्यफल, कई जन्मों का कर्मों का फल है जो भाग्यफल के रूप में हम जानते हैं। इसलिए कभी इस चीज में ना उलझिए कि किसके वजह से, क्यों और किस लिए। नहीं, ईश्वर के शरण में जाइए। अपने जो दंड है उस दंड को काटिए। दंड काटने का सामान्यतः अध्यात्म में जो 2 तरीके बताए गए हैं, एक पहला तरीका है कि आप कर्म को, भोग को काटिए, या ईश्वर के शरण में जाकर आप अपने पाप को, अपने दंड को आप काटिए तेज गति से। कुछ भोगना होगा, कुछ ईश्वर के शरण में रहते हुए आप उस दंड को काट लेंगे तो आपके जीवन सरल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, सुखद हो जाएंगे, सुखमय हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि समस्याओं में न उलझा जाए, समाधान पर ध्यान दिया जाए। और जीवन जीने के यही कला है। समस्याएं, जटिलताएं, चुनौती, परिस्थितियां वो स्वाभाविक है, वो हमारे द्वारा नहीं, प्रकृति द्वारा क्रिएट होता है। और उसमें बेहतर करना, बेहतरीन करना, आशावादी और सकारात्मक होकर जीवन जीना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से, सुखमय तरीके से हम जी सकें। धन्यवाद, नमस्कार। अगला प्रश्न है, क्या जीवन में दूसरे विवाह का योग भी कुंडली में पता चलता है क्या? दूसरे विवाह का योग भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है जीवन में, और व्यवहारिक जीवन में भी ऐसी घटना देखने को मिलती है कि एक से ज़्यादा जीवन साथी या जीवन संगनी होते हैं तलाक हो जाने की वजह से। कई बार अल्पायु जीवन संगनी या जीवन साथी के होने की वजह से दूसरी विवाह होती है, या तलाक हो जाने की वजह से ऐसी स्थिति होती है। हाँ, ऐसी स्थिति होती है, ऐसा योग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इससे बचा जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः जब विवाह होता है तो कुंडली मिलान में यह भी देखने की कोशिश की जाती है कि लड़का या लड़की दोनों में से कोई अल्पायु तो नहीं है। जब अल्पायु होगा
तो निश्चित तौर पे एक अच्छी उम्र तक दोनों साथ नहीं जी पाएंगे, साथ नहीं निभा पाएंगे। वो किसी कारणवश वो नहीं एक साथ ही रह पाएगा, तो जीवन बहुत ही कठिन दुष्कर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे देखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कुंडली में। अगर दोनों में से कोई अल्पायु है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक दूसरी स्थिति होती है तलाक का योग। जब तलाक होता है तब दूसरी विवाह होती है, ऐसी स्थिति भी होती है। तो तलाक के जो कारक ग्रह होते हैं, जो पाप ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, जो विवाह विरोधी ग्रह हैं, उनकी दृष्टि अगर सप्तम पे है, वो सप्तम में बैठे हुए हैं, तो बहुत अनबन और खटपट होते रहता है। एक दूसरे में लगाव और अटैचमेंट नहीं होता है। अग्नि बहुत ज्यादा होती है, क्रोध गुस्सा बहुत ज्यादा होती है, चरम पे होता है। ईगो की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो सामान्यतः ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है। तो इस चीजों को बहुत हद तक पहले ही ध्यान रख लिया जाए, विवाह से पहले ही कुंडली मिलान करा लिया जाए, सही तरीके से जानकारी को कर लिया जाए, तो बहुत हद तक इस संकट से बचा जा सकता है। ये अरेंज मैरिज में ऐसा सामान्यतः लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह का दोष न हो जो भविष्य में आगे चलकर तलाक, केस मुकदमा, इस तरह के सम्मान की हानि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचे। तो इन चीजों को देखने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो सामान्यतः ये स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है, बहुत कठिन हो जाता है। लगाव और अटैचमेंट नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। तो सामान्यतः यह खंडित हो जाता है और दूसरी विवाह का योग बनता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले हम कुंडली मिलान के समय, शादी से पहले ही इन चीज़ों को ध्यान दें। अगर उस समय नहीं ध्यान दिया गया, विवाह संपन्न हो गई है, दोनों रह रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो सबसे पहले जिन ग्रहों की वजह से, जिन दोष की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो एक जानकार ज्योतिषाचार्य से, एस्ट्रोलॉजर से आप डिस्कस करें। दोनों एक साथ पति पत्नी के कुंडली, उनमें देखें कि क्या स्थिति ठीक की जा सकती है, क्या दोनों व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति को समझ सकते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं। तो उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनका मोटिवेशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो कुंडली में जो दोष है, उस दोष दूर करने के लिए जो जरूरी उपाय हैं, जो जरूरी रेमेडीज है, उनको गंभीरता से फॉलो करना चाहिए। हम अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे, बहुत जटिल थे, तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, शायद रिश्ता बच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सकारात्मक प्रयास करने की वजह से, लड़का लड़की को समझने की वजह से, समझाने की वजह से एक दूसरे को समझे हैं, एक दूसरे की कमियों को स्वीकारे हैं, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट को, वफादारी को, जिम्मेवारी को निर्वहन किए हैं। कुछ जरूरी जो ग्रह दोष थे उसके निवारण के लिए जो जरूरी उपाय थे, उनको भी उन लोगों ने गंभीरता से किया है। तो सैकड़ों ऐसे रिश्ते हैं जो रिश्ते बच गए। तो तलाक की वजह से, गुस्सा क्रोध की वजह से या फैमिली मतांतर की वजह से अगर रिश्ते खंडित होते हैं, दूसरे विवाह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इससे बचा जाना चाहिए। जितना संभव हो सके टाला जाना चाहिए, जितना टाला जा सकता है इनके उपाय किए जाने चाहिए, उसे ठीक किए जाने चाहिए। क्योंकि रिश्ते टूटते हैं तो दो परिवार टूट जाता है, संवरने में समय लगता है। तो कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले सकारात्मक प्रयास किया जाए। क्या अगर कुछ दोष की वजह से, कुछ परिस्थिति की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर ठीक हो जाता है प्रयास करने से, काउंसलिंग से, मोटिवेशन से, जरूरी रेमेडीज से अगर चीज़ें ठीक हो जाती है, तो निश्चित तौर पर इसे ठीक करना चाहिए। अगर कई बार इन सब प्रयासों के बावजूद भी स्थिति ठीक नहीं होती है, डे बाय डे स्थिति
खराब होती चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपसी सूझबूझ से सेपरेट हो जाना चाहिए, जीवन में स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके प्रश्नों का जवाब बहुत हद तक मिल गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर मैंने काफ़ी गंभीरता से ध्यान रखा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगला प्रश्न है, विवाह नहीं होने का क्या योग होता है? विवाह नहीं होने का क्या योग होता है? ब्रह्मचर्य रह जाते हैं बहुत लोग, उनके भी योग होते हैं। वो कब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाज में बड़ी संख्या में लोग विवाह के बंधनों में नहीं बंधते हैं। वो मानव सेवा, समाज सेवा, कल्याण और परमार्थ में अपना समय देते हैं। बहुत लोग संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, महात्मा बनते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में चले जाते हैं। बहुत लोग समाज में रहते हुए समाज के कल्याण करते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह योग है, कौन सी ग्रह युति है जो सामान्यतः ऐसी स्थिति उत्पन्न होता है कि विवाह से ही विरक्ति होती है, गृहस्थ जीवन में दिलचस्पी नहीं होती है, वो स्वतंत्र तरीके से जीते हैं, मानव सेवा, कल्याण, परमार्थ में अपना समय का योगदान देते हैं। जिस जातक के कुंडली में, जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य, मंगल, केतु, शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, उनका तेज बहुत ज़्यादा होता है, लग्न में, पंचम में, सप्तम भाव में अगर इनकी उपस्थिति होती है या इनकी दृष्टि होती है, तो सामान्यतः उनको विरक्ति होती है गृहस्थ जीवन से। वो वैराग्य जीवन उनको बहुत अच्छा लगता है। वो अध्यात्म के क्षेत्र में, गूढ़ ज्ञान के क्षेत्र में, परमार्थ के क्षेत्र में, मानव कल्याण के क्षेत्र में उनको कुछ विशिष्ट करने की लालसा होती है। वो अपने जीवन की मैक्सिमम ऊर्जा, एनर्जी अपने परिवार को संभालने या परिवार के निर्माण पर ही नहीं लगाते हैं। उनका फोकस होता है मानव कल्याण, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। ऐसे बड़े बड़े महान लोग हैं जो बड़े राजनीतिज्ञ हुए, बड़े बिजनेसमैन हुए, बड़े उद्योगपति हुए, बड़े महात्मा हुए, बड़े समाजसेवी हुए, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया और वो सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा एक विशिष्ट ऊर्जा के साथ, एक विशिष्ट एनर्जी के साथ वो समाज की सेवा, कल्याण, परमार्थ में अपनी शक्ति को झोंक दिए और एक बहुत ही बड़ा मिसाल कायम किए, समाज के लिए प्रेरणा कायम किए। बहुत ऐसे महापुरुष, महान आत्माएं हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में भी जन्म लिए, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं स्वीकारा, लेकिन संघर्ष, तपस्या, लगन, मेहनत से विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में देश को एक नई मुकाम दिए, राजनीति में एक नई आयाम को लिखे, बिजनेस व्यापार में एक नई दृष्टिकोण को जन्म दिए, जिसमें सबका कल्याण, सबका भला हो, जग का भला हो कि भाव के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया। वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। और सामान्यतः देखने को मिलता है कि बड़ी संख्या में जो वैरागी हैं, जो गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाएं, वो संन्यास जीवन को स्वीकार के जीवन में आगे बढ़े, उनमें भी राजयोग है, व्यापार का योग है,
बड़े उद्योगपति भी बने, बहुत अकूत धन दौलत संपदा के स्वामी भी हुए। बड़े राजनीतिज्ञ भी हुए। अब पूरे लगन के साथ, पूरे तत्परता के साथ वो अपना योगदान देकर अपने बिजनेस, व्यापार, अपने कारोबार को, उद्योगपतियों ने जो संन्यास जीवन को अपनाया, एक नई मुकाम दिए। वो महान पुरुष जो राजनीति में थे, संन्यास ग्रहण किए थे, वैराग्य जीवन जिए थे, उन्होंने भी एक नई आयाम लिखा। तो इसलिए ये योग जब कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि, ये राजयोग कारक लग्न है और ग्रह है और बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। सौर मंडल में सूर्य राजा हैं, राजयोग के कारक है, अधिपति हैं। शनि न्याय के देवता हैं, सबसे प्रभावशाली ग्रह हैं। मंगल साहस और पराक्रम के ग्रह है। तो निश्चित तौर पे इन ग्रहों के बदौलत इन्होंने एक विशेष मुकाम हासिल किया अपने जीवन में। गृहस्थ जीवन में इनको रुचि नहीं थी। इन ग्रहों की जो प्रवृत्ति भी है, वैराग्य वाली है, विरक्ति वाली है। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, मानव सेवा के लिए इनके अंदर एक विशेष जुनून है, एक विशेष लगन है, विशेष भावनाएं हैं। उस भावना और लगन के साथ ये लगातार और निरंतर काम करते रहते हैं। वो समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी बहुत लाभकारी है। हमारे ही राष्ट्र में विपरीत राजयोग के 2 राजकुमार जो राजा थे, उन्होंने अपने राजत्व को छोड़ा, अपने गृहस्थ जीवन को भी त्याग किया। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ये 2 राजकुमार थे, ये राजा थे। इन्होंने अपने राज को ही नहीं त्यागा, अपने गृहस्थ जीवन को भी त्याग के इन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में एक नई मुकाम हासिल की। समाज में जो विसंगतियां थी, जो कुरीतियां थी, उन्हें दूर करे, समाज को एक नई दिशा, एक नई मार्ग प्रशस्त किए, जिसके मार्ग पे आज भी लगातार और निरंतर मानव आगे बढ़ रहा है, तरक्की प्रगति कर रहा है। तो जीवन में कई बार ऐसी स्थिति होती है तो उन्हें बलपूर्वक शादी के लिए मजबूर न किया जाए। अगर उनके कुंडली में ऐसी स्थिति है, वह वैराग्य और विरक्ति जैसी स्थिति है, विपरीत राजयोग जैसी उनकी स्थिति है उनके कुंडली में, तो उन्हें स्वतंत्र तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परिवार के बंधनों से मुक्त करके मानव कल्याण और समाज सेवा के लिए बढ़ने के लिए उसे प्रेरित किया जाना चाहिए। और वैसे व्यक्ति बहुत बेहतर काम करते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, नई उत्साह के साथ वो करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में ऐसी स्थिति है, राजयोग है, वो विशिष्ट राजनीतिज्ञ हैं का योग है, विशिष्ट वैज्ञानिक का योग है उनके कुंडली में, विशिष्ट उद्योगपति का योग है, विशिष्ट धर्माचार्य का योग है, तो उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने देना चाहिए। उन्हें अगर ग्रस्त जीवन में रुचि नहीं है तो उन्हें बलपूर्वक, फोर्सफुली उसे ग्रस्त जीवन में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि अंततः जो योग है, युति है, इनके प्रभाव से भविष्य में विरक्ति की स्थिति उत्पन्न होगी और उनके विकास को भी अवरोधित करेगा और परिवार के लिए भी यह बहुत शुभ स्थिति और अनुकूल स्थिति नहीं होगी। इसलिए इन बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिन व्यक्ति के कुंडली में वैराग्य की योग है, विरक्ति की योग है, संन्यास का योग है, तो उन्हें उस दिशा में ही आगे बढ़ने देना चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है जो संन्यास और वैराग्य के मार्ग पे चलते हैं वो विवाह के बंधनों में नहीं बंधते, ग्रस्त जीवन में आगे नहीं बढ़ते, तो केवल अध्यात्म के क्षेत्र में ही आगे जाते हैं, संत महात्मा ही नहीं बनते। देश में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने ग्रस्त जीवन को नहीं अपनाया, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए
बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, मानव कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो यह भी एक विशेष योग होता है, विशेष युति होता है, और इसे ध्यान से अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आपके परिवार में, आपके मित्रजन में, आपके किसी जानकार में ऐसी स्थिति है कि लड़का या लड़की वो विवाह के बंधनों में नहीं बंधना चाहते, वो ग्रस्त जीवन को नहीं स्वीकार करना चाहते, वो कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव के लिए, तो उन्हें आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। अगर उस दिशा की ओर जाना स्वाभाविक है तो उस दिशा में आगे बढ़ने देना जाना चाहिए, ताकि वो स्वतंत्र तरीके से अपना विकास कर सके और अपने जीवन में अपने विकास के माध्यम से अपने समाज के लिए एक विशेष कल्याण, ज्ञान, सेवा कर सके। तो उसे उन्हीं दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कई जगह देखा जाता है, अगर ऐसी स्थिति है, बच्चे में वैराग्यपन है, विरक्ति है, गृहस्थ में उनको मोह नहीं है, वो कुछ विशेष करना चाहते हैं मानव के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राजनीति के लिए, विज्ञान के लिए, फिर भी उन्हें बलपूर्वक, फोर्सफुली उन्हें गृहस्थ जीवन में बांध दिया जाता है, जो उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो उन्हें नेचुरल दिशा की ओर बढ़ने दिया जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा।